गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक नई उम्मीद, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है और दुआ भी है कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खूबसूरत सी जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे, क्योंकि जिंदगी को हसीन और पुरसुकून बनाने में ना रिश्तों का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। और मेरा ख्याल भी यही है कि खूबसूरत लोगों से रिश्ते बनाना इतना मुश्किल काम नहीं होता जितना अपने रिश्तों को खूबसूरत बनाना होता है। रिश्तों की खूबसूरती में हमारी जो छोटी छोटी और मामूली सी लापरवाहियां होती हैं वो भी आड़े आ जाती हैं, जिनमें हम लोग बेजा तनकीद करना शुरू कर देते हैं, बिला वजह की रोक टोक लगा देते हैं एक दूसरे के ऊपर, इल्जाम तराशी करना, इख्तिलाफ राय की कदर ना करना, तंज करना और मुनासिब वक्त ना देना इन चीज़ों में शामिल होता है। और इसी तरह छोटी छोटी बातें हमारे रिश्तों को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं कि आप किसी की भी तारीफ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई मौका मिले तभी आपने किसी की तारीफ करनी है। अपनों को आप लोगों ने मुनासिब वक्त देना है, उसकी इस्लाह कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं और ख़ास तौर पर उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें अच्छे अल्फाज में याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जनाब, अगर हम लोग चाहते हैं ना तो हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि रिश्तों को खूबसूरत बनाएं। यकीन माने ये रिश्ते बहुत कीमती होते हैं और इनकी कदर करनी चाहिए जितनी हो सकते हैं। तो इसी खूबसूरत पैगाम के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से। जिस तरह बात हो रही थी और इस दफा मानसून का जो मौसम है वो रहमत की बजाय ज़हमत हम सब के लिए साबित हो रहा है। मुल्क भर में लाखों अफराद को बेघर करने वाले तबाहकुन सैलाब से जाबाहक अफराद की जो मजमूई तादाद है वो 1200 से भी तजावुज कर चुकी है। मानसून की गैर मामूली बदतरीन बारिशों और ग्लेशियर्स पिघलने के बायस आने वाले सैलाब से मुल्क में 416 बच्चों समेत कम से कम 1208 शहरी इस वक्त जाबाहक हो चुके हैं, जबकि 6082 जख्मी भी हुए हैं। सैलाब की तबाहकारियां तो जनाब एक जानिब है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि बारिशों और सैलाब की जद में आने वाले इलाकों में वबाई अमराज भी फूट रही हैं। तो एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख अफराद मुख्तलिफ बीमारियों की लपेट में हैं, जिसको देखते हुए तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि मुतासिरा इलाकों में 1 अरब रुपए से जायद मालियत की अद्वियात की फौरी जरूरत है। और शदीद बारिशों की वजह से कौन कौन से वबाई अमराज फैल सकते हैं, इन बीमारियों की अलामात क्या हो सकती हैं और ये अलामात जाहिर होने पर हमें क्या क्या किया जाना चाहिए और इन अमराज से हम कैसे महफूज रह सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ताहिर हैं, जो कि पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू डॉक्टर फौजिया, सैलाब की सूरत हाल हम सब के सामने है और पाकिस्तान का 15% हिस्सा आप समझ लें कि सैलाब की इस वक्त जद में है, तो वहाँ पर भी बीमारियाँ फूट रही हैं। ऑलरेडी हम लोग मौसमी बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं, तो पानी की वजह से या इस तरह की सिचुएशन की वजह से मजीद कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो लाहक हो सकती हैं? निबा, ये देखें, आपने देखा होगा टीवी पे डिफरेंट शोज़ पे मुख्तलिफ माहिरीन आ रहे हैं। कोई वबाई अमराज का माहिर है, कोई पेट की बीमारियों का माहिर है। इसमें देखिए, इसमें जब भी कोई आफत आती है, कुदरती आफत, उसमें सैलाब हो, ज़लज़ला हो, कई बीमारियां उससे रिलेटेड सामने देखने में नजर आती हैं। ठीक है, अभी हमें तो ये देखना है कि हुकूमत ने क्या इक़दाम किए जबकि सैलाब नहीं था। मतलब इस तरह की बीमारियां, जिससे मुतअद्दिद बीमारियां हैं, पेट की, गैस्ट्रो, हैज़ा, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां जो कि आजकल सैलाब में जब फुजला पानी के साथ, पीने वाले पानी के साथ मिक्स हो रहा है और बीमारियां पैदा कर रहा है। तो ये हमारी जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, जिसमें जिन्होंने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 के तहत, उसका फोकल पॉइंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद। ठीक है, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर उन्होंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी हुई है 2015 से। और क्योंकि इस्लामाबाद उनका फोकल पॉइंट है एज फार एज द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस 2005 इज कंसर्न, और पाकिस्तान, पंजाब में मैं उनकी फोकल पर्सन हूँ, तो हमने इसको डिजीज़ सर्वेलेंस सिस्टम के तहत विब्रियो कॉलरा को, जो कि आपने देखा होगा अगर आप फॉलो कर रही हैं इस चीज़ को, तो फरवरी मार्च में और इस साल के ही शुरू में बलोचिस्तान में, KPK में वबा फैल गई थी हैज़ा की। अभी सैलाब नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस वक्त WHO ने अपना, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो कौमी इदारे से है, उसने तभी एक्टिवली काम शुरू कर दिया था सर्विलेंस का। ठीक है, और उसके लिए वेब लिंक्ड सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया था। उसका मतलब ये है कि जो हमारे पास, जैसा मैं पंजाब के अपने जिना हॉस्पिटल की बात करूंगी, वहाँ पे हमारे पास हैज़ा से रिलेटेड केस आने शुरू हो गए थे
और ये जानना ज़रूरी है कि अगर एक केस भी हैज़ा का आप डिटेक्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि वबा फैल गई है। ओके। और ये मैं आपको बता रही हूँ फरवरी मार्च से, और फिर बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा, और उसके बाद पंजाब में मई में आ गया। ओके। डॉक्टर पालिथा माहिपाला जो इनके WHO के हमारे कंट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने जिन्ना हॉस्पिटल में विज़िट किया। उन्होंने वहाँ पे सारे फोकल पॉइंट्स के, सेंटिनल पॉइंट्स के लोगों को मेरे पास बुलाया। अच्छा। वी हैड अ मीटिंग फॉर गुड 2 आवर्स, जिसमें ये देखा था कि पानी की सोर्स कहाँ से आ रही है, कहाँ से फैल रही है। अब वो देखें, जो चीज़ मई में था, जून में था, और अब जुलाई के एंड में सैलाब आ गए। केसेस तो वही हैं, उनकी यानी प्रेजेंस पहले थी, डिटेक्ट हो चुकी थी, उसकी हम बायोटाइपिंग भी कर रहे थे कि किस कहाँ से आ रही है, उसका हम पीछे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, कौन सी स्वेज मिक्स हो रही है ड्रिंकिंग वाटर के साथ, या कोई अनडिटेक्टेड केसेस हैं जो कि एहतियात नहीं करते और हाउस होल्ड में फैल रहे हैं और फिर वहाँ से कम्युनिटी में फैल रहे हैं। ठीक है। ये काम शुरू हो चुका था डिजीज सर्वेलेंस का, DSS जिसको कहते हैं, और वेब लिंक इसकी हम रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। अब जब से सैलाब आया उन्हीं इलाकों में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, जनूबी पंजाब में, ये वही इलाके हैं जहाँ पे पहले हमने डिटेक्ट किए हुए। तो इसका मतलब है 100% श्योर ये बीमारियों ने जहाँ पे 10% थी तो 100% से 100% हो गई। ठीक है। अब उसमें हेपेटाइटिस भी है, ख़ास तौर पे हेपेटाइटिस A और E। उसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि ये आलूदा फुजला से जो आलूदा पानी है वो जब पीने वाले पानी के साथ मिक्स होता है और जिस्म में जाता है तो वो हेपेटाइटिस, मतलब जितना भी कंटामिनेटेड पानी है अगर आप वो पी लेंगे तो उससे ये तमाम तर। लेकिन वहाँ पे अगर जनूबी पंजाब की ही डॉक्टर फौजिया बात की जाए तो वहाँ पर अभी भी पानी है, क्योंकि डिसल्टिंग तो नहीं हुई है, पानी अभी भी वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो मलेरिया, डेंगू और इस तरह के अमराज और ज्यादा फैलेंगे। ये है भी है लेकिन और ज्यादा होंगे। हाँ, बिल्कुल जो आउटब्रेक है वो और ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है कि डेंगू भी फैल रहा था। हाँ जी। वो भी हम उसकी टेस्टिंग कर रहे थे, उसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट PCR है, जिन्ना हॉस्पिटल में फ्री हम कर रहे हैं, जो कि आम बाकी सरकारी इदारों में नहीं है। अब वहाँ पे भी आउटब्रेक हो सकता है, मलेरिया का हो सकता है छोटे बच्चों में। अब खास तौर पे छोटे बच्चे और हामला खवातीन, हाँ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हेपेटाइटिस A। इसकी वैक्सीन है, जहाँ लोग अफेक्टेड नहीं वहाँ पे ज़रूर लगानी चाहिए। खास तौर पर जो हामला खवातीन की आपने बात की है, इसकी तो सोशल मीडिया पे भी आपने बहुत ज़्यादा देखी होगी कि कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेड खवातीन है वो इस वजह से अफेक्ट हो रही हैं। तो उनको किस तरह की जो है बीमारियां लाहक हो सकती हैं, खासतौर पर आलूदा पानी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे तो आलूदा पानी ही है और जाने अनजाने में उन्होंने वही पीना है सर्वाइव करने के लिए। जब तक उनके पास इमदाद नहीं पहुँचती उन्होंने वही पीना है। उसके लिए मुनीबा ये देखेंगे, ये कर सकते हैं जहाँ पे रज़ाकाराना तौर पर लोग कर रहे हैं, वहाँ पे आप पानी उबलवा लें। जहाँ इतनी देगें पक रही हैं उसमें पानी, एक देग जो है ना उबलते हुए पानी की, जिसको ठंडा कर लें और उससे फिल्टर हो सकता है या नहीं हो सकता। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि फिल्टर्ड वाटर हो, उसके बाद उसको पानी को बॉयल करें, ठंडा करके वो पिएं, दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है। लेकिन ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं, हामिला ख़वातीन, उनके लिए हेपेटाइटिस E जो है वो बहुत मतलब तकलीफ दे सकता है। उसमें बच्चा भी ज़ाया हो सकता है और माँ की जान भी ख़तरे में होती है। अच्छा। ये तो हमारी रिसर्च है, एस्टेब्लिश्ड है। और इसमें भी 2018 में भी इसका एक आउटब्रेक हुआ था। अच्छा। हमारे शादरा के इलाके में, जहाँ पे मियो हॉस्पिटल उसके गर्दोनवाब में, वहाँ पे भी हमारे पास डॉक्यूमेंटेड है कि हेपेटाइटिस E का आउटब्रेक हुआ था। तो अब जब ये सैलाब आया है तो इसमें कोई प्रॉपर सैनिटेशन नहीं हो रही, कोई इस तरह के पोर्टेबल टॉयलेट्स नहीं हैं, तो मजबूरी है कि जिन हालात में लोग रह रहे हैं उसमें अपनी सफाई का ख्याल रखा जाए। बिल्कुल। पानी कहीं जगह पे ज़्यादा खड़े ना होने दिया जाए ताकि मलेरिया और डेंगू से बचा जा सके। सही। क्योंकि अलामात आ जाके देखें, वो नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बुखार, जिस्म टूटना, सर में दर्द होना, ये वाली चीज़ें। और उसमें जब हम बार बार कहते हैं कि हाइड्रेशन अच्छी रखनी चाहिए, गैस्ट्रो है, पानी आपके जो लूज मोशंस होते हैं जिसको कहते हैं, उसमें आपका पानी खारिज हो रहा है ज़्यादा, आपकी नमकियात ज़ाया हो रहे हैं। तो बाकी ठीक है, हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। हुकूमत की काफ़ी जो मशीनरी है वो भी एक्टिव हुई है, लोग रज़ाकाराना तौर पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स कर रहे हैं, हर कोई कोशिश कर रहा है, वॉलंटरली कर रहा है। बिल्कुल। बस उसमें ये लेकिन उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगी कि हम लोग जो वॉलंटरली खुद जा रहे हैं या हुकूमती इदारे भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो वो जाके इस तरह की सिचुएशन देखें, खासतौर पर जो एक्सपेक्टेड खवातीन हैं, तो उनके लिए क्या SOPs होने चाहिए, उनको किस तरह की उस वक्त फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देनी चाहिए? देखिए, वो तो एहतियात सबसे बेहतर है। जब पता है कि आलूदा पानी कुड बी अ सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस A एंड E एज फार एज ये जो एक्सपेक्टेंट मदर्स आर कंसर्न,
उसमें तो साफ़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। जो खाना आप खाते हैं वो फ्रेशली पका हुआ हो, जैसा आप कर रहे हैं, कोई पुराना खाना ख़ास तौर पर इसका ख़वातीन यूज़ ना करें, छोटे बच्चे यूज़ ना करें। सही। जो थोड़े यंग लोग हैं वो तो बर्दाश्त कर जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन हेपेटाइटिस ई हामला ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसलिए उनको पानी, साफ़ पानी और खाना अच्छा वो ज़रूरी है। और जहाँ पे फुजला जात होते हैं, कोशिश करें कि वहाँ से जो ड्रिंकिंग वाटर आगे पीछे के वहाँ पे नलके का पानी ना पिया जाए। कुछ पता नहीं कि सुएज जो है मिक्स हो रही हो ड्रिंकिंग वाटर के साथ। तो बस हुकूमत यही कर सकती है कि जो लोग पता है वहाँ पे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन दे सकते हैं। जी जी। क्योंकि उसमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। अच्छा, और हेपेटाइटिस ई की उस तरह से वैक्सीन नहीं है लेकिन उस मतलब इट्स नॉट रेडीली अवेलेबल, और इतना पता नहीं है कि वो किसने लगवाई किसने नहीं लगवाई। यहाँ पे इलाज हमारा हो जाए तो वही काफ़ी है। और हेपेटाइटिस बी जो है ये तो खैर उसमें जो है ब्लड कंटेमिनेटेड सिरिंजेस वगैरह से होता है। कुछ पता नहीं सैलाब क्या क्या चीज़ बहा के लेके जा रहा है, कहीं आपको पंक्चर हो जाता है, कहीं यूज्ड नीडल्स स्टिक हो जाती है, कहीं पकाते हुए खाने से छुरियाँ उससे कट लग जाते हैं और कंटेमिनेटेड ब्लड से एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ये सारी बीमारियाँ बस एहतियात बहुत ज़रूरी है। और वो हमारी तरफ से भी है, मतलब और डेंगू और मलेरिया के लिए तो आपको पता ही है कि वो तो मच्छर जहाँ पे पानी खड़ा होगा कुछ अर्से, फ्रेश वाटर खड़ा होगा तो वहाँ पे डेंगू उस पे भी आएगा और आलूदा पानी मलेरिया आलूदा पे दूसरा भी आ जाएगा। ये तो वो सैलाब ज़दगान इलाकों की हम बात करते हैं। हमारे यहाँ पर भी आप अगर लाहौर की बात करें या लाहौर में भी देखें तो हमारा जो पानी घर में आता है टैप वाटर वो भी कंटेमिनेटेड होता है, वो भी साफ़ पानी हमें नहीं मिलता है, तो उससे भी तो बहुत सारी बीमारियाँ फैल सकती हैं। बिल्कुल फैल सकती है। इसलिए देखें जहाँ पे क्लोरिनेशन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लोग क्लोरिनेशन कर सकते हैं। फिल्टर करना, आम फिल्टर मिल जाते हैं आपको मार्केट में। अगर कोई बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम जो है मिनरल वाटर यूज़ करें, फ़िल्टर ले लें, उसको कुछ अर्से के बाद जो उसकी तारीफ होती है, उसकी ज़ाहिरी जो देख के कि फ़िल्टर गंदा हो रहा है तो आप चेंज कर लें। ठीक है। जहाँ पे बहुत हैवीली पोल्यूटेड वाटर आता है वहाँ पे जल्दी चेंज करना पड़ता है। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप मलमल का दुपट्टा लेके 3 तहें बना के उस पर पानी उसमें से गुजारें, उसको इकट्ठा करें, उसको पानी को बॉईल कर लें 20 मिनट के लिए, देगचा भर के रख लें, वो यूज़ कर लें आप। क्योंकि बारिशों का मौसम है, सैलाब है नहीं है, बीमारियों से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी कोविड भी नहीं खत्म हुआ। हाँ जी, अभी एक आफत हमारी जाती नहीं है और दूसरी आफत हमारे सर पर आ जाती है। उसकी भी नई स्ट्रेन आ गई है। B4 के बाद B5 के बाद अब B6 भी आ रही है। अच्छा, तो वो भी जिन लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन नहीं कराई वो भी करा लें। क्योंकि देखें जहाँ सैलाब में लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो वहाँ पे ये सांस की बीमारियाँ भी एक दूसरे से फैल रही हैं। और दूसरा ये कि जब वहाँ से लोग माइग्रेट करके अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी वो बीमारियाँ फैल सकती हैं। ऑब्वियसली वो अपने साथ बीमारियाँ लेकर आएंगे। तो इस चीज़ को फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? ये रोक सकते हैं क्या इस तरह की सिचुएशन को हम? एहतियात, वही मैंने आपसे कहा कि देखें हम इतने मास स्केल पे मास्क नहीं दे सकते। किसी कपड़े से अपना नाक कवर कर लें। जहाँ पे ज़्यादा लोग करीब बैठे हुए हैं, खैमों में इकट्ठे हुए हैं, हाँ जी, वहीं पे सब एक दूसरे के साथ में। अब देखें कोविड, अगर किसी हामला ख़वातीन जो हैं उनको हेपेटाइटिस ई हो गया, खुदा न खांस से आपको कोविड हो गया, मच्छर ने काट लिया, डेंगू हो गया, तो ये सारी बीमारियां सर्कुलेट कर रही हैं एक ही माहौल में। सही। तो पानी से एहतियात, हवा से एहतियात, जो कोई चीज़ यूज नीडल्स वगैरह हैं उनको उठा के रज़ाकाराना तौर पे आप साइड पे कर दें, किसी एक ऐसे डब्बे में डाल दें, कार्टन में डाल दें जो उठाते हुए किसी को चुभ ना जाए। तो ये सारी एहतियात है कि, और हुकूमत तो ज़ाहिर है देखें अगर बीमारी होगी उसके लिए आपकी ट्रीटमेंट तो है, लेकिन वो दे भी रहे हैं। अगर आपको नमकियात की ज़रूरत है, नमकोल ले लें। आपको बना बनाए साशे नहीं मिल रहा, आपको थोड़ा सा पानी में, उबले हुए पानी के अंदर आप चीनी डालें, नमक डालें, ठीक है, और हल्का सा वो आप नींबू का जूस डालें, तो आपको वो बिल्कुल निमको वाला इफेक्ट देगा आपका। आपकी जो न्यूट्रिएंट्स आपके जो नमकियात हैं वो खत्म हुई होती है वो आपको दोबारा से मिल जाएंगी। लेकिन पंजाब की अगर बात की जाए, खासतौर पर लाहौर में, तो यहाँ पर कितने लोग जो है खासतौर पर हैज़ा और ये डायरिया और इसकी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, पेट दर्द की भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, इसमें भी इजाफा हो रहा है। मनीफा, मैंने आपको बताया कि हमने तो हमने मई में डिटेक्ट करने शुरू कर दिए थे और एक्टिवली कर रहे हैं हम। ये हैज़ा है, बिल्कुल फैला हुआ है। अच्छा। जिसको कॉलरा कहते हैं वो फैला हुआ है। इनकी कोई वैक्सीन नहीं है? उस तरीके से एहतियात ही है। और फिर डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन, अर्ली ट्रीटमेंट। तो आप मज़ीद शिद्दत
से बच सकते हैं बीमारी की। और ये वो वाली बीमारियां हैं जो एक से दूसरे को फौरन लग सकती हैं, और एक घर में अगर एक पेशेंट है तो वो फौरी बाकी सबको भी फैल सकती है। जाहिर है, देखिए ना कि तो जिसको कहते हैं फीको ओरल रूट, या जो ऐसा पानी जो कि फुजला के साथ मिक्स हुआ। जी जी। अब एक ही कम्युनिटी में आप जहाँ पे पाइपलाइंस पड़ी हुई हैं, कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे काफ़ी अरसा हो गया है, वो आपने अपग्रेड नहीं की, पुरानी जंग आलूदा पाइप्स हैं जिसमें से सुराख हो गए और आके वो जो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो रहा है, वहाँ पे कॉलरा फैल रहा है। हेपेटाइटिस ई जो है, इसका सिर्फ आलूदा पानी नहीं, इसमें कई मीट की सोर्सेज भी होती हैं। अच्छा। वो हमें इसका पता चला कि उसकी हमने जीनोटाइपिंग की 2018 की आउटब्रेक में। तो ये आप जहाँ से भी सोर्स है खाने की, बेहतर है कि आप घर में खाना ताज़ा बनाएं, सादा सब्जी बना लें, सब्जी को अच्छी तरह धो के पकाएं ताकि वो उससे जो कंटेमिनेशन होती है वो ना हो, क्योंकि उसमें भी उसके अपने अगर कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स यूज़ करेंगे, गली सड़ी सब्जियां यूज़ करेंगे, उससे भी हेपेटाइटिस ई आ जाता है। अगर गंदे पानी से उनको धोया गया सब्जियों को और आप उनको अच्छी तरह वॉश करके सब्जियों को, जिसको ब्लीच करना कहते हैं, वो नहीं करते और खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, तो ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन को ज़रूरत है कि वो कच्ची सब्जियां ना खाएं, कच्ची सब्जियां ना खाएं, पका के आप साफ उबला हुआ पानी पिएं। ठीक है, मतलब अपनी हाइजीन का, एक तो अपने हाइजीन का ख्याल रखना, दूसरा कि अपना इर्द गिर्द साफ रखना, और जो खाने पीने की आप लोग अशिया यूज करें उसको भी अच्छे तरीके से साफ करके आप लोग वैक्सीन ले लें। ठीक है जी। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया ताहिर मौजूद थी, पैथोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और पानी कंटेमिनेटेड, खासतौर पर पानी से कौन कौन सी बीमारियाँ फैल सकती हैं, और जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पर किस तरह की जो बीमारियाँ हैं वो फूट रही हैं और क्या एहतियात की जा सकती है, उस पर बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस रेलवे का निज़ाम भी बदस्तूर मुतासर है। कराची और कोयटा के लिए ट्रेन ऑपरेशन 8वें रोज भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है, और रेलवे ज़राए के मुताबिक ट्रेन ऑपरेशन मजीद 3 से 4 रोज तक बंद रहने के इम्कानात भी हैं। मजीद इस रिपोर्ट में जानते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाबी सूरत हाल से रेलवे का निज़ाम बुरी तरह मुतासर। लाहौर से कराची और कोयटा के लिए 8वें रोज भी ट्रेन ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। हैदराबाद से मुल्तान के दरमियान भी ट्रेन ऑपरेशन बहाल न हो सका। लाहौर से रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान के लिए ट्रेनें रवाना हो रही हैं। राय के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में सैलाब के बायस रेलवे का ट्रैक बुरी तरह मुतासर हुआ है। रेलवे इंतजामिया ने ट्रैक, शेड्स और रेलवे स्टेशन पर सैलाबी पानी के सबब ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल किया। 5 रोज के लिए मुअत्तल किया गया ट्रेन ऑपरेशन ताहाल बहाल नहीं हो सका। रोड़ी और टंडो आदम सेक्शन पर ट्रैक पर पानी मौजूद है। सराय का कहना है कि ट्रेन ऑपरेशन मजीद 3 से 4 रोज तक बंद रखे जाने का इम्कान है। ट्रेन ऑपरेशन की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन सलमान अहमद के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। और जनाब, ये सारी सूरत हाल है ट्रेन ऑपरेशन के हवाले से कि पहले ही ये बड़ा बदस्तूर निज़ाम था और ख़राब रहता था। ट्रेनों का स्केड्यूल घंटों घंटों लोगों को वेट करना पड़ता था, और अब जब से सैलाब का ये सीन हुआ है, सैलाब से मुतासर हुए हैं इलाके, तब से तो और ज़्यादा सिचुएशन जो है वो बिगड़ती ही जा रही है। और जैसे हमने आपको ये पैकेज में भी दिखाया कि कोयटा, कराची और वहाँ से आने वाली ट्रेनें और यहाँ से जाने वाली ट्रेनें भी बदस्तूर बंद है। निज़ाम बहुत ज़्यादा कह लें कि बदस्तूर ख़राब ही होता जा रहा है। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन अभी आपको ये बताएं कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में नकाइस सामने आना शुरू हो चुके हैं और स्टेशंस की तामीर में गफलत बरती गई है। हालिया मॉनसून की बारिशों में ऑरेंज ट्रेन स्टेशंस पर निकासियाब के मसाइल पैदा हुए हैं। LDA ने ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस की मुरम्मत का काम दोबारा शुरू कर दिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के नकाइस सामने आना शुरू हो गए। मेगा प्रोजेक्ट के स्टेशंस की तामीर में गफलत बरती गई। हालिया मानसून की बारिशों में ऑरेंज ट्रेन स्टेशंस पर नाकासियाब के मसाइल पैदा हुए। ऑरेंज ट्रेन सर्वे में ये बात सामने आई कि ऑरेंज ट्रेन ट्रैक पर 834 मकामात पर ड्रेनेज मसाइल सामने आए। गंदे पानी के नकास के 68 मकामात बंद हैं। ऑरेंज ट्रेन स्टेशंस और ट्रैक पर 742 मकामात पर वाटर लीकेज की शिकायत है। स्टेशंस पर नाकिस तामीरात के सबब 24 मकामात पर पानी जमा हो जाता है। LDA ने ऑरेंज ट्रेन के स्टेशंस की मरम्मत का काम दोबारा शुरू कर दिया। मरम्मत के लिए 3,66,13,000 रुपए का तखमीना तैयार। पार्किंग, वॉकवे एरियाज, ड्रेन की मरम्मत और बहाली का काम किया जाएगा। धोबी घाट स्टॉप GT रोड से बंद रोड तक पार्किंग के इकदामात किए जाएंगे। पार्किंग और ड्रेन की बहाली का काम 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और जनाब, ये रिपोर्ट आपने जानी है, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। जैनुल आबिदीन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। जैन, बताइएगा, पहले ही इस मंसूबे को कहा जाता था सफ़ेद हाथी है और अपना जो ये निज़ाम है नहीं चला सकता, अब और ज़्यादा नकाइस सामने आना शुरू हो चुके हैं। मुनीबा, सिर्फ एक तो मेट्रो ऑरेंज ट्रेन को फाल हुए अब 1.5 साल से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और जो इसकी तमीर के दौरान जो बात की जाती थी कि शफाफियत और मेरिट को मलहूज़े खातर रखा गया है और तमाम चीज़ें ये इंजीनियरिंग कवानीन के मुताबिक बनाई गई हैं, तो जब कोई चीज़ चलना शुरू हो जाती है या फाल हो जाती है तो फिर उसका पता चलता है कि उसमें किस कदर शफाफियत थी। तो अब ऑरेंज ट्रेन की तमीर के दौरान जो दावे थे वो तो हवाई कले साबित हुए हैं और सिर्फ पहली मानसून की बारिश देखी है इस ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन में और उनकी ये हालत सामने आई है कि तमाम स्टेशन डेरा गुजरा से लेके अली टाउन तक जो कि 27 स्टेशन बनते हैं, कोई भी ऐसा ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन नहीं था जहां पर वाटर लीकेज के मसाइल पैदा नहीं हुए। और उसके बाद जो सर्वे किया गया है उस सर्वे ने तो इस पूरी ऑरेंज ट्रेन के दौरान जो तमीर की गई उसका पोल खोल दिया है कि 834 मुकामात पर ड्रेनेज के मसाइल हैं। ये 834 मुकामात से मुराद ये है कि हर जो स्टेशन है उस पर तकरीबन 20 से 30 ऐसे मुकामात हैं जहां पर ये ड्रेनेज के मसाइल पैदा हो चुके हैं। तो ये सिर्फ वहां पर आने वाले जो मुसाफिर हैं उनके लिए मसला नहीं है, बल्कि जो स्टेशन हैं वो अगर वहां पर ये निकासी आब का सिस्टम बेहतर नहीं होता और इसी तरह लीकेज जारी रहती है तो इनकी लाइफ भी कम होगी और ये खुदा न खास्ता कोई बड़े नुकसान का जो इससे अंदेशा है वो भी पैदा हो रहा है। अब एक सर्वे रिपोर्ट जो मास ट्रांजिट अथॉरिटी और LDA ने इस हवाले से मुरतब की है, उसमें जो इसका डेरा गुजरा के मुकाम पर स्टेशन नंबर 1 है उसका सर्वे किया गया तो वहां पर ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन पर 15 मुकामात पर वाटर लीकेज और 5 मुकामात पर ड्रेनेज के मसाइल सामने आए हैं। इसी तरह डेरा गुजरा से अगला जो स्टेशन नंबर 2 है उस पर भी 10 मुकामात पर वाटर लीकेज और 5 ड्रेनेज के मसाइल हैं, जबकि सबसे ज्यादा जो ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन नंबर 25 है जो कि ये मुल्तान रोड पे वाक़ है ठोकर न्याज बेग के करीब, इस पर 49 मुकामात पर वाटर लीकेज और 3 मुकामात पर ड्रेनेज के मसाइल हैं। सिर्फ एक स्टेशन पर 52 मुकामात पर ये निकासी आपके जो मसाइल हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। तो ये जब हालिया बारिशें हुई ये मानसून में तो उसके बाद ये स्टेशन पानी से भर गए। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की तरफ से अपनी इस नाअहली को छुपाने के लिए और LDA की इस नाअहली को छुपाने के लिए जो मीडिया के कैमराज हैं उनको इन स्टेशन पर जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। तो जब मुसाफिरों ने सफ़र किया उनके मुताबिक और मैंने ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया इन स्टेशन पर जाकर तो मुनीबा वहाँ पर उन स्टेशन की हालतें गैर हो चुकी थी और इस कदर वहाँ पर बारिशी पानी जमा हो चुका था कि जिसका निकास मुमकिन नहीं हो रहा था। अब उसके अब कोई सूरत हाल बदली है जैन, कोई निकासी आपके हवाले से काम किया जा रहा है वहाँ पर? अब जब ये मुनीबा सर्वे मुकम्मल कर लिया और उन्होंने बताया कि जो डेरा गुजरा डिपो में 191 मुकामात से वाटर लीकेज हो रही है, जबकि 24 ट्रैक पर ऐसे मुकामात है जहां से पानी का निकास मुमकिन ही नहीं हो सकता, वहां पर कोई ऐसा ड्रेनेज पाइप भी मौजूद नहीं है। तो अब उसके बाद LDA और मास ट्रांजिट अथॉरिटी इस हवाले से हरकत में आए हैं और उन्होंने ये 3,66,13,000 रुपए का एक PC1 तैयार किया है जिसके तहत ऑरेंज ट्रेन के स्टेशन की जितनी भी छतें हैं उनकी मुरम्मत का काम किया जाएगा ताकि वहां से पानी की जो लीकेज है उसको दूर किया जाए।
अब इस PC1 में भी ये गफलत का साफसाना है कि जो उनके छतें हैं सिर्फ उनको ठीक किया जा रहा है। देखते हैं जनाब कि ये भी जो मसाइल सामने आए हैं इनको भी कितना जल्दी हल किया जाता है और लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाता है। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। जैन आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल का जिक्र करते हैं और आवाम की आवाज़ इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते हैं। लाहौर पाकिस्तान का सबसे अहम और कदीमी शहर है और पंजाब में हर नई आने वाली गवर्नमेंट में से बेशतर की खास तवज्जो इसी शहर पर होती है। हमने देखा कि पिछली भी जितनी भी गवर्नमेंट्स आई थी उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी भी दिखाई शहर लाहौर को खूबसूरत बनाने के हवाले से, यहाँ से लोगों को रिलीफ देने के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से। तो आज भी हम ये तमाम तर मौज़ूआत पर बात करेंगे कि जनाब महंगाई की जो सूरत हाल है, जो कीमतें हैं ख़ास तौर पर अशे खुर्दनोश की वो आसमान को छू रही हैं, उनको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा उस पर बात करेंगे। दूसरे हम बात करेंगे सफाई सुथराई के हवाले से। लाहौर शहर की मॉनसून की हालिया बारिशों के बाद हमने देखा कि जो सैकड़ों गलियां हैं वो टूट फूट का शिकार भी हैं, जिसकी वजह से पैच वर्क जो है सड़कों के जो पैच वर्क हैं वो मुंतज़िर हैं कि कब जो इंतज़ामिया आएगी और ये तमाम तर जो मसाइल हैं इनको हल किया जाएगा। दूसरा जो सबसे अहम इशू है वो आजकल डेंगू की सूरत हाल के हवाले से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, क्योंकि उनमें इजाफा होता जा रहा है। जो केसेस हैं और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो किस तरह इनको कंट्रोल किया जाएगा, क्या नई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी, रिलीफ किस तरह लोगों को दिया जाएगा, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब DC लाहौर साहब हैं, मोहम्मद अली साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी। सर आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इमरान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सर सबसे पहले तो शहर लाहौर की अगर हम बात करें तो सफाई सुथराई के हवाले से हमने देखा कि बहुत काम भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस रह जाती है। यहाँ पर मॉनसून की हालिया बारिशों में आपने देखा कि जगह जगह पर कीचड़, जगह जगह पर सैलाब की सूरत हाल वो तो पूरे पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ पर भी नदी नाले बन जाते हैं हमारी गलियाँ, तो किस तरह इसको केटर किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने जैसे बताया सफाई के हवाले से, क्योंकि एक ओवर पॉपुलेटेड है लाहौर, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, तो यहाँ पर जो म्यूनसिपैलिटी के इश्यूज़ हैं वो ज़ाहिर है उस हिसाब से उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। अभी रिसेंटली बारिशों में मुझे भी इत्तेफाक हुआ देखने का कि यहाँ 19-20 ऐसे लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर बट ये कि हमारे जो वासा है, वासा की टीम्स वहाँ मौजूद रहीं। मैं ख़ुद भी फील्ड में गया और अक्सर जगहों पे उन्होंने 1-8 घंटे में वो क्लियर करवा दिया। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पर कोई 4-5 घंटे उनको लगे। इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे हमारी LWMC काम कर रही है, मगर ये कि उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है। उसमें अभी रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब आमिर जान साहब उन्होंने भी ज्वाइन किया है, तो कल उन्होंने शहर का एक विज़िट किया। अच्छा। तमाम महकमे उनके साथ मौजूद थे, तो उनको हम थोड़ा सा एक्टिवेट भी कर रहे हैं। अच्छा। और हमारी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह शहर की सफाई सुथराई को मज़ीद बेहतर किया जाए और लाहौर को एक साफ़ सुथरा शहर से बनाया जाए। क्योंकि सर सफाई सुथराई का अगर ख्याल नहीं रखा जाएगा तो ये जो डेंगू का मसला है ये हल नहीं होगा, क्योंकि ये पानी ही है जिसकी वजह से डेंगू फैलता ही जा रहा है। तो हम देखते हैं जगह जगह पर छोटे छोटे तालाब की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं जब भी मानसून की बारिशें होती हैं, और अभी भी 2 स्पेल आने बाकी हैं। तो डेंगू की सूरत हाल आपके भी सामने है, बेशक सर्वेलेंस हो रही होती है लेकिन फिर भी उसमें इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? जी देखिए, इसमें एक तो बारिशें उसकी बहुत बड़ी वजह हैं। इस दफ़ा पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 3 गुना ज़्यादा जो है इस वक्त केसेस आ रहे हैं। अब तक 552 केसेस जो हैं वो अभी सितंबर स्टार्ट हुआ है, अभी इसकी पीक आनी है, तो अब तक 552 केसेस हमें रिपोर्ट हो चुके हैं। और हमने अपनी इसमें जो कोर्सिव मेजर्स हैं वो काफ़ी तेज़ कर दी हैं, और पिछले 2 हफ्ते में जब से मैंने ज्वाइन किया है
हमने टायर शॉप्स के ख़िलाफ़, अच्छा। बाकी इंडोर सर्विलेंस, हमारी पहली टीम्स वन कंटेनर पे अमल कर रही थी कि एक घर में वो एक ही बर्तन देखती थी और आ जाती थी। अब हमने हर घर में जितने भी कंटेनर्स मौजूद हैं वो सारे हम इंस्पेक्ट करवा रहे हैं। और इसके अलावा एक हमारा अल्लामा इकबाल टाउन है, वहाँ पर हमें केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तकरीबन 221 केसेस वहाँ से अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं। उसके लिए हमने 21,000 घर जो है उनकी स्वीपिंग स्टार्ट कराई थी। अच्छा। जो कि इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगी। और वो चूँकि वहाँ से एक अभी रिसेंटली हमें डेथ भी रिपोर्ट हुई है, तो वो हमारा हॉटस्पॉट इस वक्त बना हुआ है अल्लामा इकबाल टाउन पूरा जो है, उसमें हम स्पेशल एक, मैंने जैसे कि आपको बताया, एक हमने कैंपेन लॉन्च की हुई है और हमारी डेडिकेटेड टीम तमाम महकमों की उसके अंदर वो काम कर रहे हैं। तो हमारी पूरी कोशिश है, मगर इसके साथ साथ मैं कहूँगा कि हमारे लाहौर के जो शहरी हैं उनको भी जो महकमा सेहत की तरफ से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल करना चाहिए, ताकि इस जो डेंगू के बढ़ते हुए केसेस हैं इनको रोका जा सके। बिल्कुल ऐसे ही रोका जा सकता है। इसके ऊपर इमरान आपसे भी स्टांस लूंगी तमाम तो सूरत हाल पे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा महंगाई के बारे में बात करना चाहूँगी। उसके बाद फिर हम फील्ड में चलेंगे, हमारे नुमाइंदे वहाँ से हमें अपडेट करेंगे कि आज की क्या सूरत हाल है। महंगाई जो है वो सर चढ़ कर बोल रही है। मैं तो ये कहूँगी सर, पहले भी हमने देखा कि कीमतें आसमान पे थी, अब जब से सैलाबी सूरत हाल बनी है इससे ज्यादा 2 गुना कीमतें बढ़ गई हैं। इसकी क्या वजह है? जी देखिए, डीसी रेट्स के जो बरअक्स जो है ना वो खरीदो फरोख्त हो रही होती है, डीसी रेट से किस तरह उसको मैनेज किया जाता है? जी बिल्कुल, इसमें वायलेशंस ज़रूर हैं, मगर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हर जगह पे ही सूरत हाल एक जैसी है। हमारी तकरीबन पिछले 2 हफ्ते में हमने 10,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस किए हैं और अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ हमें वायलेशंस मिली हैं हमने तकरीबन इसमें 150 के करीब लोग जो हैं उनको अरेस्ट किया है। सही। और 800 के करीब जो हमारे प्रेमिसेस हैं उनके खिलाफ हमने बाकी एक्शंस लिए हैं, वार्निंग्स की हैं लोगों को। तो इसमें वायलेशंस आती हैं हमारे सामने। हमारी एक कीमत ऐप मौजूद है, उस पर लोग हमें कंप्लेंट्स करते हैं। हमारा एक कंट्रोल रूम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद है, वहाँ पर लोग हमें कंप्लेंट्स करते हैं, उस पर हम विद इन 24 आवर्स जो है वो एक्शन लेते हैं। जहाँ तक बात है जो हमारा टमाटर है या आलू प्याज है, ये थोड़ी सीजनल इसके अंदर वेरिएशन आती है। या अभी हमारा इस वक्त टमाटर जो है वो अफ़गानिस्तान से आ रहा है, तो वहाँ से सप्लाई थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है फ्लड्स की वजह से, या ईरान से जो हमारी चीज़ें आ रही थी वो फ्लड्स की वजह से रास्ते ज़ाहिर है वो पूरी तरह से अभी तक नहीं खुले, तो उसमें कोई थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आई बीच में। बट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 दिनों में सूरत हाल बेहतर हुई है। अच्छा। दालों की हद तक ये है कि बहुत सारा यहाँ से रिलीफ का सामान जो है लोग भेज रहे हैं, तो थोड़ा सा दालों पे प्रेशर है, तो थोड़ी बहुत कीमतें दालों की बढ़ी ज़रूर हैं, मगर जो कीमतें सिर्फ दालों की नहीं सर, जितनी भी सब्जियां आप खरीदने जाएंगे ना मार्केट में, आपको सारी सब्जियां कोई भी 200 से नीचे आपको नहीं मिलेगी। और डीसी रेट आप देखेंगे तो वो कोई कहीं पे 100 रुपए होगी, कोई सब्जी 80 रुपए में किलो फरोख्त हो रही होगी, लेकिन उसके बरक्स सारे रेट्स हम लोग देख रहे होते हैं। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद है, बराह रास्त हमें मार्केट का सर्वे कराएंगे कि क्या सूरत हाल आज की चल रही है। अब्दुल कादिर बताइएगा, डीसी लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं और महंगाई की सूरत हाल के हवाले से हम बात कर रहे हैं उनसे भी, तो आप हमें बराह रास्त बताइए कि क्या सूरत हाल है आज महंगाई की, क्या रेट्स चल रहे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो सब्जियों के रेट पर ही बात करते हैं, क्योंकि प्याज, टमाटर, लहसुन और अदरक जो कि हर हंडिया का लाजमी जुज़ है, इसकी कीमतों के हवाले से ही बात कर लेते हैं। तो टमाटर की कीमतों में आज जो है 34 रुपए का इजाफा किया गया, और जो सरकारी रेट लिस्ट आज मार्केट कमेटी की जानिब से जारी की गई है उसमें 162 रुपए दर्जा अव्वल के टमाटर की कीमत है। लेकिन दर्जा अव्वल का टमाटर जो इस वक्त मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है वो 300 से 350 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज 162 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन प्याज की फ़रोख्त जो है 200 से 250 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। जो सरकारी रेट लिस्ट की सब्जियां हैं उसमें दर्जा अव्वल हो, दर्जा दोम और दर्जा सोम का जो सब्जियां उनको जो है मेंशन किया जाता है कि दर्जा अव्वल का जो प्याज है वो कितने का और दर्जा दोम का प्याज कितने का। लेकिन सूरत हाल जो है मार्केट में ये है कि टमाटर इस वक्त 300 से 350 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की जो कीमतें हैं गुज़िश्ता 2 दिन में कम हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर 55 रुपए फ़ी किलो का इजाफा किया गया, और ये इजाफा सरकारी रेट लिस्ट का इजाफा है, मार्केट का इजाफा नहीं है, क्योंकि मार्केट में इजाफा जो है वो इससे भी ज़्यादा किया गया है। इसी तरह प्याज 34 रुपए फ़ी किलो तक महंगा किया गया है सरकारी रेट लिस्ट में, जबकि लहसन 10 रुपए फ़ी किलो महंगा करके 290 रुपए मुकर्रर किया गया। लहसन चाइना की कीमत है और मार्केट में लहसन चाइना
गन्ना जो है वो 100 रुपए पाव यानी कि 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक जो है 5 रुपए महंगा करके 365 रुपए फी किलो आज सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अदरक की फरोख्त जो है 400 से 420 रुपए फी किलो तक की जा रही है। सब्ज मिर्च 12 रुपए महंगी करके 177 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह लीमू 20 रुपए महंगा करके 220 रुपए, जबकि मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे 10 रुपए महंगे करके लेकिन ये जो आप रेट लिस्ट के हवाले से हमें कीमतें बता रहे हैं अब्दुल कादिर, बताएगा इनके ऊपर अमल दरामद भी होता है मार्केट में कि नहीं हो रहा होता, या इसके बरक्स ही बिक्री होती है हर चीज? नहीं, अमल दरामद के हवाले से बात की जाए तो शहर की सब्ज मंडियों में भी इन पर अमल दरामद नहीं होता, क्योंकि जो होलसेल की रेट लिस्ट है वो अलग से जारी की जाती है और जो परचून रेट लिस्ट है वो अलग से जारी की जाती है। होलसेल रेट सब्ज मंडियों के लिए, परचून रेट जो है वो ओपन मार्केट के लिए होते हैं और दोनों रेट लिस्ट पर अमल दरामद जो है वो नहीं होता है। अगर अमल दरामद के हवाले से बात की जाए तो इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या जो मजिस्ट्रेट हैं या टीमें जो हैं वो काम तो कर रही होती हैं, जुर्माने कर रही होती हैं, इसी तरह मुकदमात का इंदराज कर रही होती है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है वो बराह रास्त किसी सारिफ को नहीं होता, क्योंकि जुर्माना जो है वो वापस जो है जो अजाफी कीमतें शहरियों से वसूल की होती हैं उन्हें वापस नहीं मिलती हैं। इस वक्त मार्केट में टमाटर के हवाले से ओपन मार्केट की बात की जाए तो टमाटर जो है बेशतर दुकानों पर गायब है, वहाँ पे टमाटर फ़रोख्त नहीं किया जा रहा और जहाँ पे फ़रोख्त किया जा रहा है वो 210 रुपए के बराक्स जो है 300 से 350 रुपए फी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से शहरियों से जब बात की गई तो शहरियों का ये कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट जो है ये सारी सूरत हाल थी जनाब जो हम लोगों ने आपके साथ शेयर की है, और सर आपने भी देखी है कि टमाटर खासतौर पर उन्होंने जैसे कहा कि बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर नहीं है और रेट लिस्ट के बरअक्स ही जो है वो 300 350 रुपए फरोख्त हो रहा है। जी देखिए, इसमें जहाँ तक सप्लाई में कुछ डिसरप्शन आती है उसमें तो ज़िली इंतज़ामिया कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल लास्ट वीक मैंने चेक करवाया, हमारा इस वक्त तोरखम से ज़्यादा टमाटर आ रहा है, तो जिस दिन वहाँ से 80 गाड़ियाँ क्लियर हो जाती हैं उस दिन टमाटर का रेट नीचे आ जाता है, और जिस दिन 40 या 45 गाड़ियाँ आती हैं तो सप्लाई चूँकि कम होती है तो उस वजह से उसकी कीमत जो है वो बढ़ जाती है। तो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये होता है कि जहाँ पर सुबह मंडी लगती है वहाँ पर एक तो ऑक्शन जो है वो ट्रांसपेरेंटली हो, और हमारा एक असिस्टेंट कमिश्नर और मैं ख़ुद भी हफ्ते में एक दफ़ा जाता हूँ, तो हम उसको इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से मंडी में ऑक्शन हो और वो जो ऑक्शन में रेट निकलता है उसको फिर हम इम्प्लीमेंट करवाएं। अच्छा। उसके अंदर हमने एक जायज़ मुनाफा रखा हुआ होता है रिटेलर का, और रिटेलर इस चीज़ का पाबंद है कि जो उसको रेट लिस्ट दी जाती है उस पर वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी करवाए। ये ज़रूर होता है कि कुछ पॉश एरियाज़ में वो ग्रेडिंग करके थोड़ा सा महंगा बेचते हैं, बट वो भी कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। बट ये कि जिस तरह आपके नुमाइंदे अभी बता रहे थे कि वो शायद 300 रुपये के करीब 165 रुपये वाली चीज़ बिक रही है, तो ये नाजायज़ मुनाफाखोरी, और हमारे इल्म में जहाँ भी ऐसी कोई शिकायत आती है तो हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त एक्शन लेते हैं, FIR करते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं और ज़रूरत पड़े तो हम वो दुकान सील भी कर देते हैं। आपके एंड से जो कानूनी कार्रवाई होती है वो ज़रूर की जाती है इसको रोकने के हवाले से। इमरान, आपसे पूरा स्टांस लेना चाहूँगी, इस सूरत हाल आपने पूरी देखी है, ऑब्जर्व की है तब से, तो क्या सूरत हाल है जब से नए DC साहब आए हैं, 14 से 15 रोज़ मेरे ख्याल से हो गए हैं, क्या सिचुएशन रही है? चीज़ें जो है ये जो प्रोजेक्ट्स थे उनमें जो फास्टनेस आई है? देखिए मदीबा, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अहम इशू है। लाहौर शहर में जो है ना वो ऑटो है। आप सुबह उठ के आपने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद आपने ट्रांसपोर्ट पे बैठे और ऑफिस आए, ये आप ऑटो पे चल रहे हैं रूटीन में, आप जॉब करने आए, इसी तरह सरकारी लोग भी हैं, इसी तरह तमाम लोग जो शहर के लोग हैं ना, उन्होंने अपना काम रोज़ाना करना ही करना है। इसका मतलब है ये वो ऑटो पे लगे। अब इसी तरह इंतज़ामिया भी जो है वो ऑटो पे ही होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आता है कि डी साहब जो है वो रोज़ाना मीटिंग्स करते हैं स्टेट्स की, डेंगू के हवाले से तमाम जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है लाहौर के निगरान है, तो उस वाले से इन्होंने हर बंदे को ये कहना है काम करें, मुझे काम चाहिए, रोज़ के 50 पॉइंट चेक करें, फ़लाँ चीज़ चेक करें। अब एक बड़ी अच्छी बात हमारे नुमाइंदे ने की कि वार्निंग, नोटिस, जुर्माने वो सारिफ के बराह रास्त फ़ायदे में नहीं आते। जो सारिफ खरीद के लेकर जाता है उसको वापस पैसे तो नहीं मिल सकते। अब मज़ा ये है कि उस सारिफ को वापस पैसे दिलवाए जाए, या उसको कम अज़ कम ना जो ये चीज़ें महंगी 6 माह के लिए वो अंदर जाए, और जब वो बाहर आए तो उसकी दुकान के ऊपर एक ऐसा निशान लगना चाहिए कि ये बंदा जो है नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है, और उसको उसकी जो ग्रेडिंग रखनी चाहिए कि 0.1, 0.2, अब ये नीचे आया है, अब ये कुछ नहीं करता, उसको
बिल्कुल नज़र में रखना चाहिए, ताकि वो अपनी उस ग्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए 6 माह डीसी ऑफिस के चक्कर लगाता रहे कि मेरी ये ग्रेडिंग ख़त्म की जाए, ताकि मैं दोबारा खुल के भेज सकूँ। अभी कोई ऐसा मैकेनिज्म हमें नज़र नहीं आता। अब तो दुनिया चांद पे घर बना रही है, खला में जा रही है, तो हम अभी तक लाहौर शहर के जो मसाइल हैं वो ये भरते जा रहे हैं, और आबादी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर शहर में। अब लाहौर शहर में इतनी ज़्यादा आबादी है, उसके लिए हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर्स की तादाद कम है। डीसी जो हैं वो रोज़ाना अगर एक काम करेंगे, 5 मीटिंग्स करेंगे, तो उसके लिए लाहौर शहर की 274 यूनियन काउंसिल्स हैं। इमामिया कॉलोनी से शुरू होता है, बांगा मंडी तक जाता है, तकरीबन 9,300 किलोमीटर लंबी गलियाँ सड़कात हैं, और इसके हवाले से तमाम शहर को देखना है और फैसले करने हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि 2018 से 2022 तक फैसला साजी हमें नज़र नहीं आई किसी भी गवर्नमेंट में, कोई एक गवर्नमेंट ने। हमें लाहौर शहर जैसे ओरिएंट ट्रेन बन गई तो उसके बाद दोबारा कोई चीज़ नज़र नहीं आई। हाँ। 1-2 अंडरपासेस बने हैं, 1-2 ओवरहेड ब्रिज बने हैं लाहौर शहर में। अब लाहौर शहर की राब्ता सड़कें जो हैं वो कनेक्ट हैं मेन सड़कों के साथ, जैसा कि हमने परसों दिखाया म्यू हॉस्पिटल की रोड, वहाँ पे लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल है और म्यू अस्पताल है, और वहाँ पे हामला खातून भी जाती हैं और एमरजेंसी में लोग भी जाते हैं। मगर उस सड़क पे ऐसे में खड़ा था कि मुझे भी आके लोग टकरा रहे थे, क्योंकि वो ऐसे वो सड़क ख़राब हुई है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, मैंने पूछा ये कब से ख़राब हुई है, कहते जी 1 साल हो गया। तो जिस हमारे साथ मौजूद है उनसे बात कर लें कि क्या वो कहते हैं, क्या इसके ऊपर इसके ऊपर भी काम हो गया। ये जो सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, पैच वर्क होने वाले हैं। जी, हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर जो है इस पे ऑलरेडी काम करती रहती है, बट जिस तरह अभी इन्होंने इमरान साहब ने पॉइंट आउट किया है, तो मैं इसको आज इंशाल्लाह विजिट भी कर लेता हूँ और इस पे हम जल्द काम शुरू करवा देते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन अगर काम करती होती तो सर पिछले 1 साल से उस सड़क का ये हाल ना होता। नहीं, अब जाहिर है बहुत सारी जगहों पे काम होना होता है, तो शायद अभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में उस तरह से ना हो, नजर से निकल गया होगा ना, नजर नहीं आई होगी उनको वो सड़क। फैसला साजी मकसद ये है कि देखें, ये तो मॉनिटर करके बता दें कि भाई ये काम करें। अब फैसला साजी क्या है कि किससे इशारा मिलना है, किसके इशारे के मुंतज़िर हैं सारे कि ये काम होना चाहिए, काम उनके जुरिस्डिक्शन में है। नहीं, इसमें बुनियादी तौर पे तो लिमिटेड फंड्स आते हैं कॉर्पोरेशन के पास। अब उस फंड्स को उन्होंने उस हिसाब से एलोकेट करके और जो प्रायोरिटीज़ होती हैं उनके मुताबिक काम करना होता है। ठीक है। तो चूँकि अगर अनलिमिटेड फंड्स हों तो फिर ज़ाहिर है कोई सड़क भी ऐसी आपको नज़र ना आए, तो वो फंड्स की अवेलेबिलिटी एक मेरा ख्याल हमारा कंस्ट्रेंट होता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई चीज़ रह जाती है या अगले साल के बजट में होती है। तो बहरहाल अभी इन्होंने पॉइंट आउट किया तो हम उसको इंशाल्लाह देख लेते हैं और उसको जल्द से जल्द शुरू भी करवा देते हैं उसका काम। सर, लास्ट पे यही डेंगू के हवाले से पूछना चाहूँगी दोबारा से कि अब सर्वेलेंस को ज़्यादा तेज़ किया जाएगा, क्योंकि सैलाब की सूरत हाल भी है, यहाँ पर भी मानसून की बारिशें होंगी, पानी की सूरत हाल भी वैसी रहेगी, तो सर्वेलेंस तेज़ होगी हमारी टीम्स जो। जी बिल्कुल, इसमें बल्कि मैं इस वसासत से मीडिया से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अवेयरनेस लोगों में जितनी ज़्यादा है वो पहुँचा सकें। हमारे तमाम जो स्कूल्स हैं उनके अंदर हम 0 पीरियड्स लगवा रहे हैं डेंगू के ऊपर, ताकि स्टूडेंट्स में अवेयरनेस हो। कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल्स पे हम सेमिनार्स करवा रहे हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वॉक्स हैं, अवेयरनेस इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मगर उसके साथ साथ जहाँ पर हमें डेंगू का कोई केस रिपोर्ट होता है, वहाँ पर फिर हमारी टीम्स जाके केस रिस्पॉन्स करती हैं। 49 घर जो हैं उसके आसपास उसमें स्प्रे हमारा IRS होता है, या वहाँ पर हम सारे कंटेनर्स चेक करते हैं। हमारे तकरीबन 65,000 के करीब जो है वो डिफरेंट हॉटस्पॉट्स होते हैं, जिनको हमारी टीम्स रोज़ाना की बुनियाद पे जाके चेक कर रही होती हैं। तो हमारी हेल्थ की और बाकी महकमों की जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे हम शाम में मीटिंग करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हैं। तो हम तो डेली बेसिस पे एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सिर्फ शहरियों से हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने घर के अंदर, अपने लॉन्स, अपने घर के आसपास अगर उनको कहीं नज़र आता है पानी खड़ा हुआ है या वहाँ पर कोई लार्वा है या इस किस्म की कोई चीज़ जिससे उनको शक पड़ता है कि यहाँ पर डेंगू हो सकती है, डेंगू का लार्वा मौजूद हो सकता है, तो वो हमारी हेल्थ की टीम्स को इन्फॉर्म करें ताकि हम वहाँ फौरी तौर पे जाकर उसको तल्फ करें। और इसकी जो इस वक्त एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चल रही है उसको हम रोक सकें डेंगू की। आप कुछ कहना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से? देखिए, डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं, तो अभी कमिश्नर लाहौर हैं, तो 2 ही जो लोग हैं वो इस वक्त शहर लाहौर के निगरान हैं। हाँ जी। ये इंतजामी अमूर को देख रहे हैं, वो तमाम ओवरऑल देख रहे हैं।
तो मैं ये समझता हूँ कि जब आपके शहर, आपके पंजाब, आपके हर घर की जो बेस है वो मजबूत होगी ना, तो तब भी ये सारा सिस्टम चलेगा। शहरी जो है वो जिम्मेदारी का एहसास करेंगे। अच्छा, मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि इलेक्शन करवाने में क्या हर्ज है बल्दियात के। 274 यूनियन काउंसिल हैं, एक यूनियन काउंसिल में 13 नुमाइंदे बैठते हैं, वो गली मोहल्लों में बैठते हैं, उनके मसाइल हल करवाते हैं। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बगैर ही हल हो जाती हैं। अभी कोई भी काम होगा, चाहे वो रूरल एरिया में हो रहा हो, चाहे वो वांगा मंडी की कोई सड़क पे हो रहा हो, तो वो तमाम तरह सिस्टम जो है वो इधर ही आता है, क्योंकि वो शहरी मसाइल हैं, म्यूनसिपल सर्विसेज हैं, इन्होंने देनी है। चाहे वो पैदाइश का मामला है, चाहे निकाह के सर्टिफिकेट का मामला है, अभी तमाम तर जो चीज़ें हैं ना वो आपके यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज बैठे हुए हैं, तो उनको जो पूछने वाले हैं वो डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट है। अब वो भी सरकारी है, सरकार को थोड़ा सा मैनेज कर जाते हैं। जब सियासी लोग होते हैं वो वोट लेकर आते हैं, 10,000, 20,000, 30,000 वोट लेकर आते हैं, तो वो अपना बाकायदा वहाँ पे बैठ के एक कचहरी रोज़ाना लगाते हैं ताकि लोगों के मसाइल हल हों। अभी इनके ऊपर जो एक चीज़ है वो यही है कि अगर कोई काम करना भी चाहते हैं तो डीसी के पास फंड्स नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। ये एलोकेट कर सकते हैं, उसके फंड्स पंजाब गवर्नमेंट से मंगवा सकते हैं, ठीक है, मगर इसके लिए इनके पास ₹1 नहीं है। अब कमिश्नर लाहौर के पास अगर एक मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, तो उनके पास 14 अरब का बजट है। 14 अरब के बजट में 9 से 10 अरब तो जो है वो सैलरी गैर तरक्याती अखराजात की मद में चला जाता है, तो बाकी 4 अरब पूरे लाहौर के लिए रखा हुआ है। इसकी एलोकेशन होती है लाहौर शहर की, उसके लिए बाकायदा तौर पर फंड्स मंगवाए जाते हैं। अब ये फंड्स कब आते हैं? जब इलेक्शन होता है, तो वो यूनियन काउंसिल चले अगली एक नशिस्त हम रखेंगे इसके ऊपर कि ये वाली भी इलेक्शन अगर करा लें तो क्या जाता है, मसाइल ही हल करने हैं ना हमने। हमारे साथ डीसी लाहौर मोहम्मद अली साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया था। इमरान, आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये लाहौर की सिचुएशन थी जनाब जिस पर हमने गुफ्तगू की है डीसी साहब से, और उम्मीद यही करते हैं कि अच्छा ही हो सब कुछ और रिलीफ खास तौर पर पहुँचाया जाए लोगों को। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हमारा ये वीकेंड का शो है, और वीकेंड के शो पे आपको पता है कुछ ना कुछ लाइटर नोट पर हम लोग आपके साथ शेयर ज़रूर करते हैं, और आज भी कुछ ऐसे ही यंग टैलेंट आप उनको कह सकते हैं हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद हैं, क्योंकि हमारा सेगमेंट यही है जिसमें हम आपसे पाकिस्तान का वो टैलेंट आपके साथ उनकी मुलाकात करवाते हैं जो किसी ना किसी चीज़ में अपनी महारत हासिल होती है उन्हें। तो आज भी हमारे साथ अब्दुल्ला फ़हीम मौजूद हैं और ज़र हसन मौजूद है, यंग टैलेंट उन्हें कह सकते हैं, और आने वाले दिनों में शायद आप उन्हें सिंगिंग के हवाले से कुछ बड़ा कारनामा करते हुए भी देखेंगे। तो जनाब उनसे चिटचैट भी करेंगे, गाने भी सुनेंगे और उनकी जर्नी के बारे में भी जानते हैं। अब्दुल्ला, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और ज़र आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे आप दोनों? ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बताइए कैसे आपका ये सिंगिंग में आने का इरादा कैसे बना, जर्नी क्या है आपकी? बस स्कूल से ही। अच्छा। वी स्टार्टेड सिंगिंग जब क्लास में हम होते थे, म्यूजिक होता था, लेक्चर होता था, अच्छा, पीरियड होता था, तो उसमें जिस तरह हम स्टूडेंट्स करते होते हैं नेशनल सॉन्ग्स, नेशनल एंथम, उस वक्त यही होता है बेसिकली। उसमें हमारे टीचर जो थे स्कूल में, उन्होंने हमारे में ये छोटा सा टैलेंट देखा, और उन्होंने कहा कि इसको पॉलिश करना चाहिए। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह फिर आगे मज़ीद आते गए। छोटे होते से क्लास 2 से आई थिंक सो मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, और अभी मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन में आ चुका हूँ, तब से सिंगिंग ऐसे ही चल रही है। मज़ीद अब तो प्रोफेशनल सिंगिंग की तरफ जो है वो उसमें भी जाने का इरादा है इंशाल्लाह। तो सर आपकी भी जर्नी है इसी तरह स्टार्ट हुई थी आपकी भी? हाँ जी, बस इसी तरह ही घर में शौक था, बचपन से ही शौक था तबले का। तो बस घर वालों ने देखा कि इसको शौक है, तो उन्होंने फिर कहा कि इसको करना चाहिए, मजीद करो, इसको प्रैक्टिस करो। हाँ जी, अब आप ये अच्छा खासा चले, पहले क्या सुनाने वाले, कौन सा ट्रैक सुनाएंगे? सबसे पहले ट्रेडिशनल चीज़ जो है हमारी सब कॉन्टिनेंट में, सेमी क्लासिकल, इसमें काफ़ी ठुमरी आती है। मैं एक छोटी सी सेमी क्लासिकल आपके सामने पेश करूँगा। ज़रूर। उस्ताद सलामत अली खान साहब ने भी इस चीज़ को गाया है। अच्छा। और हम उन्हीं की नज़र है बेशक। चलें जी, श्योर। रे ना
सड जोशी है मैं फाला पावा मैं तो करनिया जित मैं तो करनिया जतन हरा करनिया जतन हजारा ओए सांवल मोहे मुहारा सांवल मोड़ मुहारा सांबल 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 मोड़ मुहारा क्या बात है जनाब, वेरी गुड बहुत अच्छा अब्दुल्ला। और आपको किस में ज़्यादा लगाव है, किस चीज़ में, कौन सा जॉनरा ज़्यादा पसंद है? मुझे बेसिकली क्लासिकल जॉनरा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा शौक भी उसी तरफ ही अब जो है वो माइल हो चुका है। अच्छा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सिंगिंग पॉप एज वेल, गज़ल एज वेल, लेकिन जो क्लासिकल है ना तो मेरा उस तरफ जो है वो ज़्यादा जो है अभी रुझान भी है। मैं प्रैक्टिस भी उसी में करता हूँ, क्लासिकल रागदारी और सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया। क्लासिकल बड़ा मुश्किल है जी, क्लासिकल हर कोई नहीं कर सकता। क्लासिकल इज द मोस्ट हार्डेस्ट जॉनरा इन ऑल ऑफ द म्यूजिक ऑल ओवर। क्लासिकल जो है वो सबसे मुश्किल है, ये तो है, वाकई है। लेकिन जब एक दफ़ा रुझान उधर हो चुका है, क्लासिकल अच्छा लगता है, तो फिर वो जब सुन के आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जो है वो मज़ीद प्रैक्टिस भी मैं कर रहा हूँ ताकि उसको बेहतर कर सकूं, बिकॉज म्यूजिक जो है वो प्रैक्टिस से ही ज़्यादा बेहतर होता है। कितनी देर प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी है? रोज़ाना जो है वो जब हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो म्यूज़िक सोसाइटी है, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, हमारी वहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सोसाइटी आई कैन से ऑल ओवर द पाकिस्तान, आई कैन से दैट। तो वहाँ पर हमारे टीचर हैं, जाफ़र साहब हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर फ़रानी साहब थे। फ़रानी साहब पास लास्ट ईयर, तो ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द म्यूज़िक सोसाइटी। फ़रानी साहब हमारे टीचर थे। और इसी तरह जाफ़र साहब अब उधर हैं, वो हमें सिखाते हैं। और ही इज़ द रिदम इंस्ट्रक्टर एज वेल।
तो वहाँ पर ही जब हम यूनिवर्सिटी जाते हैं तो एकेडमिकली फ्री होकर जब हम सोसाइटी जाते हैं तो वहाँ पर हमारी प्रैक्टिस भी होती है, डिफरेंट वोकल प्रैक्टिस होती हैं हमारी, नेशनल सॉन्ग्स और ये सब उधर प्रैक्टिस होती है। जब आप घर में आ जाते हैं तो वहाँ पर यह है कि मेरे टीचर आते हैं, मुझे प्राइवेट ट्यूटर, वो शुएब अब्बास उनका नाम है। ठीक है। तो बचपन से ही जब से मैं स्कूल टाइम में था वो तब से मेरे साथ आज तक उन्होंने ही मुझे पॉलिश किया है और आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं से मैं ट्रेनिंग लेता हूँ। तो बस यही है कि म्यूज़िक को जितना हो सके बेहतर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मतलब आपने इसके ऊपर अच्छी ग्रिप करने के लिए हर जगह से आप हर जगह से चीजें इकट्ठी कर जी, रहे हैं कि बिल्कुल, कहीं से भी रह ना जाए। बिल्कुल। तो आपका भी सर यही है कि आप भी सिर्फ कॉलेज या वो सोसाइटी से ही सीखते हैं या आपने भी अलग नहीं, मैं अपने हालू से सीखता हूँ। मेरे मामू भी हैं, मेरे हालू भी हैं। उस्ताद शहबाज हुसैन हाँ साहब यूके में होते हैं वो, तो वो तो वैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड इस काम में कर जा चुके हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं बेसिकली उनसे ऑनलाइन ही सीखता हूँ। मतलब आपकी फैमिली में ही हाँ ये जी, चीज फैमिली है। में ये चीज है, फैमिली से ही तो है। फिर तो आपको बड़ी आसानी होगी उनसे सीखने के लिए। आसानी नहीं है, आसानी ये काम आसान नहीं है। ये बस प्रैक्टिस की बात है। जितना ज्यादा करेंगे प्रैक्टिस, जितना ज्यादा इसको टाइम देंगे उतना बेहतर होता ये पॉलिश होता है, मजीद बेहतर। मतलब जिस तरह एक वोकलिस्ट को बड़ी चीजें देखनी पड़ती है, टेक्निक्स देखनी पड़ती है, इसी तरह जब आप ये प्ले कर रहे होते हो, बजा रहे होते हो, तब भी आपको चीजें देखनी ये बड़ा नाजुक साज है, बहुत नाजुक साज है। मौसम का बड़ा फर्क पड़ता है इसके ऊपर। अगर बारिश हो रही है तो ये नहीं सही होगा, फट जाएगा। फिर गर्मी ज्यादा है फिर भी फट जाएगा, या इसको क्या कहेंगे, नमी आ जाएगी इसमें, फिर बहुत ज्यादा ये मतलब नाजुक काम है ये और बहुत ज्यादा। मतलब इसको लेकर आप बड़े कह नहीं सकते कि केयरलेस हो जाए, बड़ी चीजों को लेकर चलना पड़ता है। बहुत ज्यादा बहुत मैटर करते हैं। चलें जी, एक पुराना गाना है अब्दुल्ला, आपसे फरमाइश जी, है, जरूर दिल जरूर के तार, अगर वो आप हमें सुना सकें तो। जी जरूर जरूर। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए नैन हार, आजा आजा। मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए नैन हार, आजा आजा। मेरे दिल के तार बजे बार बार। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। ये तेरा शबाब खिलता गुलाब, मुझे कितने ख्वाब दिखलाए। तेरा क्या जवाब ज़ेरे नकाब, तू ही आफताब चमकाए। हंसे मेरे नैन कटे गम की रैन, मिले दिल को चैन, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गए नैन हार, आजा आजा। मेरे दिल के तार बजे बार बार। जो मिले जो मिले पयाम, तो मैं गाम गाम तक दिल को थाम, तेरी राह मेरा सुबह हो शाम, बस एक काम तेरा लेके नाम, भरुआ है हंसे मेरे नैन, कटे गम की रैन, मिले दिल को चैन, आजा रहूं बेकरार, करूं इंतजार, गैरैन आजा 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 आजा।
बात है जनाब, बहुत खूब, वेरी नाइस। बहुत अच्छा आपने गाया, आपने तो हमें वो पुराने ज़माने में लेके तब भी इसी तरह, और लिटरली बहुत अच्छा आपने अब्दुल्ला गाया। अब्दुल्ला, फैमिली की तरफ से सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है जी, कि तुम बिल्कुल। म्यूजिक में जा सकते हो आगे? टैलेंट जो है, अगर आप उसको किसी के अंदर पॉलिश होता हुआ देखते हैं, तो उसमें वन ऑफ द बेस्ट रोल, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रोल इज ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स की जब तक सपोर्ट नहीं होती, तब तक आप अपने टैलेंट को पॉलिश नहीं कर सकते। तो मुझे बिल्कुल सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स की है, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं इतनी जगहों से मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही है कि उनकी सपोर्ट है, बिल्कुल है मुझे, और वो मुझे, मेरी गायकी को वो भी पसंद करते हैं, वो भी अच्छा सुनने वाले हैं, तो वो भी मुझे पसंद करते। नहीं तो ये होना कि तुम ये क्या गा रहे हो, ये क्या गा रहे हो, नहीं, वो मुझे कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगता है, जिस तरह का तुम्हें म्यूज़िक अच्छा लगता है तुम करो। ओल्ड सॉन्ग्स, क्लासिकल लोग सुनते नहीं है ज़्यादा, तो मेरा ये इख्तलाफ है उनसे, क्लासिकल क्यों नहीं सुना जाता? क्लासिकल इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ म्यूज़िक इज़ क्लासिकल। तो क्लासिकल को ही अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा? पीछे कुछ भी नहीं रहता। लेकिन घर में भी इसी तरह महफिलें जमती हैं और आपको फिर बुलाया जाता है, अब्दुल्ला आ जाएं जी? नहीं, दरअसल फैमिली में इस तरह तो नहीं होता। लेकिन ये है कि जब कभी पार्टी वगैरह, कभी इस तरह की कोई फंक्शन हो, तो उसमें एक आधा गाना हमारा ज़रूर होता है कि आपको सुनाने आ रहे हैं हमारे। अच्छा। बस होता है, ज़रूरी है वो भी, ताकि एक अपने घर वालों को भी तो सुनाना चाहिए ना। बाहर सबको सुनाते तो अपने घर वालों के लिए क्या? जरूर। तो कोई कॉम्पिटिशंस और इसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ऑल पाकिस्तान म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, आई हैव वन दैट कॉम्पिटिशन 5 times। ओके, ठीक है। और इसी तरह ही LGS पैरागॉन कैंपस में मैं सिटी स्कूल में वहाँ पर भी विन कर चुका हूँ, और काफ़ी स्कूल्स में भी मैंने इंटर स्कूल्स कॉम्पिटिशन्स काफ़ी विन किए हैं। आई स्टूड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एज वेल। तो जो भी आप, पोजीशन डजंट मैटर, आपकी एक परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस मैटर करती है। पोजीशन मैटर करे ना करे, आपकी पोजीशन जो मर्जी है, लेकिन जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपका जो आप एक्ट करें सबके सामने, दैट शुड बी योर बेस्ट। तो मैं बस उसी तरफ ही रहता हूँ कि कंपटीशन इसमें क्या होना, आप अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दें, लोगों को अच्छा लगे, आप अच्छा गाएं, यही आपका परफॉर्मेंस है, यही आपका मेडल है, यही मेडल है। लोग आपकी परफॉर्मेंस से महजूज हों, उनको अच्छा लगे, बिल्कुल, तो उससे और बेहतर क्या है? तो आपकी भी फैमिली में रन करती है म्यूजिक जैसे उनकी फैमिली में? नहीं जी, मेरी फैमिली में बिल्कुल नहीं। अच्छा, कहीं पर आप, यू आर द फर्स्ट चाइल्ड? यस, आई एम द फर्स्ट चाइल्ड टू सिंग, टू डू म्यूजिक। मेरी फैमिली में कहीं पर भी म्यूजिक का तो कोई बिल्कुल रुझान नहीं। अच्छा, नथिंग। यू कैन से दैट ये गॉड गिफ्टेड एक टैलेंट है मेरे पास। ओके, शुक्र है। ये अच्छी चीज है कि अगर ये गॉड गिफ्टेड है तो उसने, आपने उस चीज को एक्सप्लोर किया, बिल्कुल, और उसको फिर आगे लेकर चल रहे हो। अगला ट्रैक लगाया दिल बहुत। जी जरूर, सजाद अली साहब का सॉन्ग है, बहुत प्यारा। लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने, तेरे जैसा तेरे जैसा तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने। वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगाने।
तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, ये तोहफे हैं जो अपनों से मिले हैं, हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं, हमें गैरों से कोई भी गिला नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, अगर पढ़ने लगो तो जॉन पढ़ना, बड़े शायर पढ़े ऐसा पढ़ाने, बड़े शायर पढ़े ऐसा पढ़ाने, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं, लगाया दिल बहुत पर दिल लगा नहीं। बहुत ही खूब और बहुत अच्छा गाया। बहुत शुक्रिया आपने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक और आपका ट्रैक है जो काली काली जुल्फें आपने हमें सुनाना है, वो भी आप आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल्ला आपका भी बहुत शुक्रिया और जर आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, बेस्ट ऑफ लक। मुझे आपने इजाजत देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाते जाते इन दोनों से काली काली जुल्फें सुनते जाइए। काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालो। न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंग